जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अम्लीय वर्षा के संदर्भ में हमने समझा था कि अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं, जिनके प्रभाव से अम्लीयता का गुणधर्म दर्शाते हैं और अम्लीय वर्षा को प्रोत्साहित करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक, नाइट्रिक्स के जो अम्ल होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, ठीक, उसी में अमोनिया भी है, फार्मिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। साथ ही साथ देखे जाएं तो और भी हमने जैसे मीथेन है, ठीक है, इसी में और भी हमने पढ़े थे। तो ये जो कारक हैं ये कहीं ना कहीं हमारी अम्लीयता को बढ़ावा देने के लिए जब यही दहन के रूप में उत्सर्जित होते हैं, ठीक, तो ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं तो उसका दहन होता है और दहन से ये जब जल से क्रिया करते हैं तो अम्लीयता का गुणधर्म दर्शाते हैं। तो इनका जो प्रभाव है ये हमारे कई तरीके से प्रभाव पड़ता है। पशु पक्षियों पर प्रभाव पड़ता है, इमारतों पर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके आगे ही है कि अम्लीयता वर्षा है, अम्लीय वर्षा है, तो अम्लीय वर्षा से होने वाले जो प्रभाव हैं वो कौन कौन से प्रभाव होते हैं, ठीक। तो हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा से प्रभावित होने वाले कारक। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि अम्लीय वर्षा जो होती है वो एक्चुअली में अम्ल की घुलने से जो वर्षा होती है उसे हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा, जिसमें सल्फर था, ठीक, इसी में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक, इसी में मीथेन, ठीक, अमोनिया, फार्मिक अम्ल और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इसी में देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ कारक हैं जो अम्लीय वर्षा को प्रभावित करते हैं और अम्लीय वर्षा में विशेष महत्व रखते हैं। जब यही कारक जब जल से क्रिया करते हैं, ठीक, तो ये जल से क्रिया जब कर लेते हैं ऑक्सीजन से दहन होकर के, जब ये ऑक्सीजन से जब दहन उनका हो जाता है तो जब ऑक्सीजन से दहन होने के पश्चात जब ये जल से मिलते हैं तो ये अम्लीयता बना लेते हैं, यानी कि अम्ल वर्षा बना लेते हैं। तो अम्ल वर्षा जो बनाते हैं वो एक्चुअली में अधातु होते हैं, ठीक। अधातु एक प्रकार की देखी जाए तो गैसें ही होती हैं, ठीक, और इन गैसों का जब दहन होता है ऑक्सीजन से तो यही ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O जल से ग्रहण कर लेते हैं, तो ये अम्ल प्रकृति के हो जाते हैं। और अम्ल देखा जाए तो हमने बताया था कि अम्ल जो है एक उसका एक pH मान होता है और pH मान देखा जाए जो 7 से कम है, ठीक, 7 से अगर कम है तो अम्ल हो, ठीक, अम्लीय गुण धर्म दर्शाएगा, ठीक, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। तो 7 से कितना कम होना चाहिए? वैसे तो हमने कल आपको प्राकृतिक वर्षा में भी बताया था कि जो प्राकृतिक वर्षा है उसमें जो H2CO3 है, ठीक, ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड के जो अणु हैं ये अम्ल इसमें भी होता है, लेकिन इसका प्रभाव नगण्य प्रकार का होता है, इतना प्रभाव इसको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि जो CO2 है वो प्राकृतिक रूप से हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये जब जल से क्रिया जब कर लेती है तो ये एक अलग से अपना एक गुणधर्म दर्शाती है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है और इसकी प्रॉपर्टी का जो प्रभाव है वो इतना देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसके अंदर जो अम्लीयता का जो स्वभाव है वो इतना प्रभावशील नहीं होता है। क्योंकि अम्ल की जो एक विशेषता ये होती है कि 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो देखा जाए तो 7 से कम तो है, लेकिन इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 5.5 से 5.6 के अगर इससे कम होती है तो अम्ल वर्षा मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो अम्ल की जो सांद्रता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और सांद्रता जब ज़्यादा होती है तो इससे भी प्रभावित
बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियाँ भी प्रभावित होती हैं। अगर 5.6 से अगर अम्लीयता ज़्यादा है तो इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि जो प्राकृतिक वर्षा में जो कार्बन डाइऑक्साइड से जब जल से क्रिया करके जो हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक ऑक्साइड के जो अणु बनते हैं वो कोई अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव अम्लीयता के रूप में होता है, लेकिन उनका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और जब 5.6 के जो एक पैमाना होता है, उस पैमाना के आधार पर इसमें बहुत सारे अम्लीय गुण दर्शाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, फार्मिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये इतना देखा जाए तो ये मानव जनित से भी उत्सर्जित होता है, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो प्रकृति में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है उसमें कोई ज़्यादा अम्लीयता का स्वभाव नहीं देखने को मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ कारक थे जिनको हमने कल ही डिटेल से समझा दिया था, और आज का जो हमारा देखा जाए तो इससे आगे का रहेगा। इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो 5.6 है, ठीक है, तो एक मतलब जैसे 7 है, ठीक है, 7 से अगर 6 हो रहा है तो समझ लीजिए कि 10 लाख अणु की सांद्रता मिल जाती है। ठीक, कितना प्रभाव पड़ता है आप समझ सकते हो। 7 से 6 में जाने पे और 6 में 5 में जाने पर तो इसकी जो तुल्यता है, ठीक है, तो 7 से अगर की जाए 6 की तो 7 की तुलना में 6 का प्रभाव 10 लाख ज़्यादा सांद्रता मिलेगी अम्ल की। तो समझ सकते हैं कि जो इतने अणु जो है एक की पैमाने में जो निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस होता है एक अंक का, तो उस अंक में 10 लाख अणु सांद्रता युक्त अम्लीयता को दर्शाते हैं। तो यह आप समझ सकते हैं। तो इनका जो प्रभाव है वो हमारे जीव जंतुओं पर पड़ता है, वनस्पतियों पर पड़ता है, साथ ही साथ देखा जाए मृदा पे प्रभाव पड़ता है, महासागरीय पाई तंत्र में मछलियों पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही वहाँ की फाइटोप्लैंक्टन जो शैवाल होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो अब हम एक एक करके इन्हीं सभी को समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रभावित होने वाले जो कारक होते हैं जिन पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक एक के हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला कारक है पशु पक्षियों, यानी पक्षियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पक्षी पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। पक्षियों की प्रभाव देखे जाए तो पक्षी, आप जैसा कि आप जानते हो, पक्षी जो सबसे ज़्यादा जो अपने अंडे होते हैं, अधिकतम जो पक्षी होते हैं अंडे ही देते हैं। तो जो अंडा होता है उनका किसका बना होता है, CO3 का, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का अंडा बना होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो अंडा होता है ये देखा जाए तो एक क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जब इस पर अम्लीयता पड़ता है, जब इस पर अम्ल वर्षा होती है, ठीक, जब इस पर अम्ल वर्षा होती है, ठीक, तो ये अपने अंडे के जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका क्षरण होने लगता है और अंडे धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो खत्म होने लगता है। ठीक, और जब खत्म होने लगता है तो उसमें जो जीव है, ठीक है, उस जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जो परस्पर रूप से जो हमारे जो पक्षी होते हैं वो अंडों पर बैठते हैं, तो अंडों से उनका एक संवहन होता है उनके बच्चों से, ठीक है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से। जब इसकी कमी हो जाएगी तो वहाँ पर जो जीव जंतु पल रहे हैं उस अंडे में, तो उनका क्या हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो अपने को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इससे एक सीधा प्रभाव हमारे पक्षियों पर देखने को मिलता है। साथ ही देखा जाए तो जब ये निरंतर गलता जाता है तो पक्षी क्या करते हैं, अपना कैल्शियम जो कार्बोनेट है पक्षियों में पाया जाता है वो निरंतर इस पर डालते रहते हैं। ठीक, ताकि ये अंडे को सुरक्षित प्रदान की जा सके और इसकी जो कठोरता है, लेयर है, ठीक है, इसकी जो लेयर है वो कठोर बनी रहे और हमारे उसके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित बने रहें। ठीक है, बात अब यहाँ आती है कि जब निरंतर ये इन पे कैल्शियम कार्बोनेट डालते रहेंगे तो इनको भी तो कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ये कहाँ से लाएंगे। ठीक, जब इन पे पड़ती है तो ये क्या करते हैं, समुद्र में जो घोंघा पाए जाते हैं, समुद्र में ही समुद्री जो घोंघे होते हैं, ठीक, उन घोंघे हैं या जो घोंघे देखने को मिले हों, तो उन घोंघों में देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और वहीं से कैल्शियम कार्बोनेट से ही जो पक्षी होते हैं
सॉरी पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से कैल्शियम को खा करके, ठीक, कैल्शियम को यहाँ से क्या करते हैं, भोज के रूप में लेते हैं, ठीक है, और सीधे सीधे किस पे डालते हैं, अपने अंडों को डालते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जब अम्ल वर्षा होती है तो समुद्री घोंघा है, इनकी जो लेयर होती है, ये लेयर की भी कठोर होती है, ठीक है, इनकी जो लेयर होती है वो कठोर होती है, क्योंकि जो घोंघा होता है वो मोलस्का प्रजाति का जीव होता है, मोलस्का प्रजाति का जीव होता है, और मोलस्का प्रजाति के जो जीव होते हैं उनमें जो लेयर पाई जाती है, ठीक, वो लेयर पाई जाती है वो काफ़ी मजबूत होती है, ठीक, कठोर होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जब इन पे जब अम्ल वर्षा होगी, साथ ही साथ समुद्री घोंघों पर जो अम्ल वर्षा होगी, तो यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, ये जीव हैं, ठीक है, इनका क्षरण होता जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनका क्षरण होगा तो निश्चित तौर पर जो पक्षी होते हैं उनको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिल पाएगा, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो एक निश्चित समय तक पक्षियों पर इसका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पक्षियों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें हम दूसरी की बात करें कि इसके मछलियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो मछलियों की अगर बात की जाए तो मछलियाँ जो होती हैं, ठीक है, मछलियाँ जो होती हैं वो गिल्स से क्या लेती हैं, सांस लेती हैं, ठीक, गिल्स से क्या लेती हैं, सांस लेती हैं। और जब गिल्स में देखा जाए तो गिल्स में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मर्क्यूरस, क्या पाए जाते हैं, गिल्स में ही पाए जाते हैं म्यूकस, म्यूकस बोलते हैं उनको, जो म्यूकस होते हैं गिल्स में पाए जाते हैं। और ये म्यूकस क्या करते हैं, ऑक्सीजन का मतलब ये आदान प्रदान करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। जब म्यूकस देखा जाए तो एक प्रकार का जो गिल्स होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है। और जब मछलियाँ क्या करती हैं, जब अम्लीयता के प्रभाव में आती हैं तो इनके जो गिल्स होते हैं, गिल्स में जो म्यूकस होता है इस पर साइड इफेक्ट पड़ता है, ठीक। और जब साइड इफेक्ट पड़ेगा तो ये ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं होगा। जब ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं होगा तो मछलियाँ जो होती हैं उनके जो गिल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं देखे जाए इससे प्रभावित होंगे, और निश्चित तौर पर मछलियों की भी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक प्रभाव में मछलियों पर भी इनका देखने को मिलता है कि मछलियाँ किस प्रकार से इससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि जो म्यूकस होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो सप्लाई ना होने की वजह से गिल्स भी प्रभावित होंगे। तो मछलियों पर भी इसका एक सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये प्रभावित हो रही हैं। अब बात ये आती है कि नेक्स्ट हम इसी में हम समझते हैं कि जो तीसरे नंबर पे देखा जाए तो मृदा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मृदा के जैसे आप जानते हो कि मृदा में कुछ जो क्षारीय तत्व होते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के जो तत्व होते हैं, ठीक, उसमें देखा जाए तो एल्यूमिनियम है, ठीक, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक, और साथ ही साथ इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि सिलिकॉन है, ठीक, इसी में लोहा है, आयरन है, ठीक। तो ये कुछ जो स्थूल पोषक तत्व एक मतलब पाए जाते हैं, जो खनिज पाए जाते हैं, और ये जो खनिज होते हैं ये किस चीज़ के होते हैं, ये ऑक्साइड से बने होते हैं। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इनकी ऑक्साइड के रूप में ये धातु पाए जाते हैं, ठीक है। और जब इनके ऊपर अम्ल वर्षा होती है, और अम्ल आप जानते हो कि जो अम्ल होता है वो होता है जैसे H2SO4, ठीक, ये अम्ल है। तो जब अम्लीय वर्षा जब इस पर होगी, ठीक, जब इस पर अम्लीय वर्षा होगी ऑक्साइड पर, इनके जो धातु ऊपर देखने को मिलते हैं ज़मीनी पे स्तर पे, तो जब इस पर अम्ल वर्षा होगी तो अम्ल वर्षा का प्रभाव इस पर प्रत्यक्ष रूप से कैसे पड़ेगा, क्योंकि जो H2SO4 है ये एक अम्लीय वर्षा है, ठीक, अम्ल है, ठीक। और ये जब इस पर पड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, वियोजन, और जब इसका वियोजन होगा तो H+, ठीक, ये H+ दर्शाएगा, और ये सल्फेट SO4- ये सल्फेट दर्शाएगा, ठीक है। तो आप इसका एक प्रभाव ये देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक, हाइड्रोजन आयन है, ये क्या करेंगे, इस जो धातु होते हैं इनका कर देंगे रिप्लेस। देखो कैसे करते हैं,
जैसे कि एल्यूमिनियम है, इसमें भी प्लस पाया जाता है, ठीक, क्योंकि जो क्षारीय तत्व होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, ठीक, और जो अम्लीय दर्श की जो गैसें होती हैं उसमें आयन मतलब माइनस होता है। जैसे कि ऐसे जोड़ सकते हैं हाइड्रो आयन प्लस माइनस, देखो जैसे कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इसमें देखो क्लोरीन जो आयन है वो माइनस है और इसमें प्लस है, ये मतलब कि इसको दान कर सकता है और ये ले सकता है, इसको आवश्यकता होती है, ये दान करने के लिए सक्षम होता है। तो इसी प्रकार एल्यूमिनियम होते हैं, ये दान करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, ठीक, इसी में देखा जाए तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस प्लस बहुत सारी ऑक्सीकरण दर्शाता है, ठीक, इसी में सिलिकॉन है, ठीक, और इसी में Fe है, ये प्लस आयन के होते हैं, ठीक है। और बात अब यहाँ आती है कि जब ये प्लस हैं और ये भी प्लस हैं, ठीक है, और जब इनका वियोजन होगा, ये अम्ल है जैसे इनका वियोजन होगा, ठीक, ये अम्ल है इसका वियोजन होगा, तो वियोजन में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लस के होते हैं, तो इनको क्या करते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करके ये लीचिंग हो जाती है, इनकी लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब इनकी लीचिंग हो जाएगी तो ये ज़मीनी स्तर के नीचे धंस जाएंगे, ज़मीनी नीचे धंस जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि ऊपर जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है, खनिजों की मात्रा होती है, उसमें कमी देखने को मिलेगी, जिसका प्रभाव हमारे पेड़ पौधों को देखने को मिलेगा। उन्हें पोषक तत्वों की मात्रा में कमी हो जाएगी और उन पे अपनी की जो उनकी वृद्धि है, उनकी अपनी मेटाबॉलिज्म की वृद्धि है उसमें प्रभावित होगी, तो वो अपने को विकास नहीं कर पाएंगे। तो यही एक लीचिंग है। और लीचिंग, और जैसे कि आप लीचिंग और को केस का तो समझ लीजिए कि जैसे नीचे से कोई पदार्थ ऊपर जाता है या कुछ भी हो जल जाता है, ठीक है, और वो संचरण होते हुए ऊपर जाता है, संसूचित करते हुए ऐसे पर जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं केशिकत्व, ठीक है, इसे बोलते हैं केशिकत्व। और जबकि लीचिंग क्या बोलते हैं, जब ऊपर जमीनी स्तर से जब कोई नीचे जाता है, ठीक, पदार्थ कोई नीचे जाता है या जल नीचे संचरण करता है तो उसे बोलते हैं लीचिंग। तो आप समझ सकते हो लीचिंग और केशिकत्व में क्या डिफरेंस है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बात यही आती है कि जो लीचिंग इनकी होती है, क्योंकि जब जो देखा जाए तो जो हमारे अम्ल होते हैं उनका वियोजन होता है, ठीक, वियोजन का मतलब टूट जाते हैं, जब इनका विभाजन होता है, वियोजन होता है, तो ये निश्चित तौर पर इसमें जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जो हमारे सतह पर पाए जाने वाले जो आयन है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, उनको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और वो जमीनी स्तर में धंस जाते हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे स्थलीय पारितंत्र पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, जैसे कि अम्ल है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो इसको अम्ल को ख़त्म करने के लिए, ठीक, अम्ल को ख़त्म करने के लिए हमें क्षार की आवश्यकता होती है, ठीक। क्षार में आप जैसे मान लीजिए कि जैसे अम्ल है, ठीक है, तो हमारा एक शरीर रहता है, ठीक है, हमारा जो शरीर होता है, शरीर में क्या पाया जाता है, बफर विलयन होता है, ठीक है, बफर विलयन होता है। और ये बफर विलयन जो होता है वो क्या करता है, अम्ल और क्षार को नियंत्रण रखता है, ठीक, अम्ल और क्षार को नियंत्रण रखता है। और जैसे कि अम्ल की जैसे वृद्धि होती है तो हमको क्षार की आवश्यकता होती है और ये मेंटेन कर देता है बफर विलयन। लेकिन बात यह है कि हमारे जो शरीर में जो HCl पाया जाता है, ठीक, HCl जो पाया जाता है ये हाइड्रोजन प्लस आयन, क्लोरीन और जो माइनस का होता है। तो ये HCl जब पाया जाता है, इसकी जब वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है तो हमें इसको नियंत्रण करने के लिए क्षार लेते हैं। वो क्षार होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो क्षार होता है इसे हम लेते हैं। तो ये इसकी जो वृद्धि को क्या कर देता है, नियंत्रण कर देता है। और नियंत्रण करने पे जो बफर विलयन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है, उसी को बोलते हैं, उसी को हम तो बोलते हैं कि बफर विलयन है, ठीक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यही हमारे शरीर में क्या करता है, जो जो HCl है, अम्ल है, इसकी जो मात्रा में जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये एक क्षार होता है, ठीक। बात अब यहाँ आती है कि जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु और भी होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनमें कहाँ आपको बफर विलयन देखने को मिलेगा, ठीक, उनमें बफर विलयन कहाँ देखने को मिलेगा, उनका पाचन तंत्र इतना नहीं स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो उनके बफर विलयन कहाँ से देखने को मिलेगा, तो वो सीधे सीधे इस अम्लीयता से प्रभावित होते हैं। उनके अम्ल है ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनके साइड इफेक्ट हो जाएगी, बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा,
तो वो अपने को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और इससे जो वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं जो इस पे जीव जंतुओं पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं पौधों को। तो उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में होते हैं, तो उनका जड़ों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। देखो हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे। बात यहाँ आती है कि अगर हम बात करें पहले अम्ल और क्षार की, तो अम्ल और क्षार ये क्या करते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है, लवण बनाते हैं। अगर मान लो कि हम उसको बाद में फिर से समझेंगे, जो अम्ल है, ठीक है, ये क्षार है। तो अम्ल, अगर मिट्टी में अम्लीता की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक, अम्लीता में मिट्टी की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, तो हम उस पर क्षार मिलाते हैं तो वो लवण बन जाता है। ठीक, अगर क्षार ज़्यादा हो जाए तो उसमें अम्ल मिला दें तो मेंटेन, ये एक दूसरे को मेंटेन करने के लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लवण। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि जो मिट्टी है और मिट्टी में जो अम्लीता की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो मिट्टी की जो अम्लीता की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे हम क्षार मिला देंगे। ठीक, और क्षार जैसे ही मिलाएंगे तो वो लवण बन जाएगी, तो इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मेंटेन हो जाएगी, वो लवणता में कन्वर्ट हो जाएगा। और लवणता तो आपको पता ही होगा कि जो खारा होता है, ठीक है, जिसमें देखा जाए तो भूमि जो होती है उसमें इतना उसका जो कृषि है वो इतना विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक प्रकार की बंजर भूमि सी हो जाती है। तो बहुत सारी शुष्कता का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखा जाए तो शुष्कता का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो शुष्कता की वजह से भी वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो अम्लीयता का प्रभाव पड़ता है तो उसमें भी क्षार जैसे कि धातुओं में इनका कन्वर्सन होता है, तो इनसे भी हमारी जो वहाँ की जो भूमि है उस पर भी लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है। तो कृषि भूमि का जो विकास है उसमें भी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है लवणता। तो लवणता जब ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा तो वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो देख सकते हो कि उत्पादन करते हैं पेड़ पौधे, उनका विकास हो जाएगा, तो सीधे सीधे उन पर डिपेंड होने वाले जीव हैं उनका भी एक सीधे सीधे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं कि एक दूसरे पर किस प्रकार से पारितंत्र एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखता है और उसका एक प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाता है। अब बात यही आती है कि अब हम समझते हैं कि जैसे कि मृदा जो होती है, मृदा में अगर देखा जाए तो 25% वायु पाई जाती है। मृदा में 25% वायु है और 45% जो होते हैं वो खनिज पाए जाते हैं। खनिज या मिनरल्स जिसे बोलते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, साथ ही मैग्नीशियम है, ठीक है, ऐसी में और बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं, ठीक, उनके ऑक्साइड होते हैं, उनको खनिज बोलते हैं। अब बात यही आती है कि इसमें लगभग में देखा जाए तो 25% जो है वो जल होता है और 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये हमारे पृथ्वी में मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि जब हमारी मृदा पे अम्लीयता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, मृदा पे अम्लीयता बढ़ जाती है, तो अम्लीयता की जब बढ़ जाएगी तो अम्लीयता का जब ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक, ये वायु है, ठीक, ये ऑक्सीजन है, इसमें कमी आ जाएगी। और जैसे ही कमी आई तो वहाँ के जो जीवाणु होते हैं, जीव जंतु या जीवाणु, ठीक, इन्हें बोलते हैं जीवाणु जो होते हैं, ठीक, वो ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। तो उनकी जब ऑक्सीजन की मात्रा में जब कमी होगी तो ये जीवाणु क्या हो जाएंगे, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो ये प्रत्यक्ष रूप से इनकी मृत्यु हो सकती है या इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु होने से जो ये पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान कर रहे थे तो उस पर भी इसका एक साइड इफेक्ट पड़ेगा, तो पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित होंगे। समझ रहे हो। अब हम ये भी देखते हैं कि पेड़ पौधे दो प्रकार से प्रभावित होते हैं, एक तो ज़मीनी स्तर से होते हैं और एक हमारे वायुमंडल से ऊपर से ही सतह के ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं पत्तियों के माध्यम से कैसे प्रभावित होते हैं। तो दो प्रकार से हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो अब यहीं पे हम समझते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे कैसे प्रभावित होते हैं। तो वो प्रभावित कैसे होते हैं, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों में देखा जाए पेड़ पौधे कैसे प्रभावित होते हैं। अब समझते हैं पेड़ पौधे
कैसे प्रभावित होते हैं अम्लीय वर्षा से। तो पेड़ पौधों पर इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि इनकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक, ये पौधा है, ठीक है, इनकी जो पत्तियां होती हैं और इन पत्तियों में देखा जाए तो स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है, और ये स्टोमेटा होता है, ये लेता है CO2, ठीक, और रात में लेता है ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीजन और CO2 जब लेता है, ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि जब स्टोमेटा इन पत्तियों पर जब अम्लीय वर्षा गिरेगी, ठीक, अम्लीय वर्षा गिरेगी, तो जो अम्लीय वर्षा गिरेगी तो ऑब्वियसली देखा जाए तो अम्लीय वर्षा है वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे ना, ऑक्सीजन को पत्तियां ग्रहण नहीं कर पाएंगी, तो अपने विकास में इनकी अवरुद्धता आएगी और ये पत्तियां क्या हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी, पत्तियां पीली हो जाएंगी, झड़ जाएंगी, पीली हो जाएंगी, सूख जाएंगी, झड़ जाएंगी। और ये पत्ते जो और साथ ही देखा जाए तो इन पे जो इनकी जो छाल होती है, ये जो छाल होती है इस पर भी साइड इफेक्ट इसका पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, अब हम देखो समझने का प्रयास करते हैं। आप जैसा जानते हो कि अम्लीयता का जो स्वभाव है वो भी दो प्रकार का होता है, ठीक। अगर नमी की मात्रा ज़्यादा है, नमी अगर ज़्यादा है, अगर जल की मात्रा ज़्यादा है तो उसका इतना प्रभाव कम पड़ता है, उसका इतना प्रभाव कम पड़ता है। जबकि नमी यानी कि आर्द्रता कम है, नमी आर्द्रता कम है तो यही अम्लीयता जो है वो बूंद के रूप में गिरती है। और बूंद के रूप में जब गिरती है तो इसका जो छाल होती है या जो इमारतें होती हैं, हम यहाँ पे इमारतों की बात नहीं कर रहे, पहले छाल की बात कर रहे हैं। तो छाल जो होती है उस पर सीधे ऐसे बूंदी नमा चिपक जाती है। तो वहाँ पर जो सेलुलोज है, ठीक, ये जो सेलुलोज है ये किसका बना होता है, तो C6H12O6 का ये बना होता है, स्टार्च का बना होता है, ठीक। इसी में देखा जाए तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लूकोज है, इन चीज़ों से, सुक्रोज है, इनसे बना होता है। तो जब अम्लीयता का प्रभाव जब इन पे पड़ता है तो ये सीधे सीधे क्या कर देती हैं, जो ऑक्सीजन का जो अणु है ये वाला, इसको प्रभावित कर देती हैं। और सीधे ऑक्सीजन को प्रभावित करने से सेलुलोज की जो पिंडी होती है या छाल होती है वो क्या करती है, अपने को विकास नहीं कर पाती है। और ये पीढ़ी जो होती है इसमें आपने देखा होगा कि ये चटकने सी लगती है, ठीक, चटकने सी लगती है। और अंदर सब इसका जो पत्ता होता है, जैसे कि जो छाल होती है, जब उसका पत्ता ऐसे निकालते हैं तो उसमें भी पीलापन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका अवरुद्ध पाया जाता है। और साथ ही साथ जब पीला हो जाएगा तो बहुत सारे इसको खाने के लिए दीमक लग जाती है, बहुत सारे ऐसे जीवाणु लग जाते हैं जिसको इसको चूस के इसकी जो छाल होती है उसको भी ख़त्म कर देते हैं और एक समय पर ये पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो इसका एक साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि पेड़ पौधों को कैसे प्रभावित करती हैं। पेड़ पौधों को दूसरे टाइप से भी प्रभावित करती हैं, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें अगर देखा जाए जो जड़ें होती हैं, ठीक, ये जो जड़ें होती हैं, ठीक है, तो आप जैसा जानते हो कि जो जल होता है, ठीक है, अगर जल में जब अम्ल की वर्षा होगी ऊपर से, ठीक है, अम्ल की वर्षा होगी तो जल में जो जड़ें होती हैं और इसमें पाए जाते हैं जीवाणु, ठीक, इसमें जीवाणु देखने को मिलते हैं। और यही जीवाणु जो होते हैं पेड़ पौधों को क्या पहुंचाते हैं, जल पहुंचाते हैं। और इसमें जो खनिज मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनका आदान प्रदान करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन हुआ, ठीक, ये कुछ इसमें प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, और भी खनिज होते हैं जैसे कि इसमें मिनरल्स में लिख सकते हैं जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक है, और भी हैं जैसे कि बहुत से एल्यूमिनियम है, ठीक है, सोडियम है, बहुत सारे होते हैं सूक्ष्म जीव जो कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में क्या है पेड़ पौधों को प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे के जो जीन है उनका अपना एक जेनेटिक है वो काफ़ी स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है, तो ऐसे उनका विकास होता है। लेकिन जब जीवाणुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है तो जीवाणु जो होते हैं इनके अंदर बफर विलयन नहीं होता है, ठीक, इनके अंदर बफर विलयन नहीं होता है। और ये जीवाणु जो होते हैं प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ जो जीवाणु होते हैं यही पाए जाते हैं। लेकिन प्रोटोजोआ जीवाणु देखे जाएं तो इनका विकास इतना नहीं होता है, ठीक है, इनका विकास इतना नहीं होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इनका जब विकास नहीं होगा तो ना पाचन तंत्र सही होगा, ठीक है, तो पाचन तंत्र इनका जब नहीं होगा ठीक से, विकास पाचन तंत्र का नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें क्योंकि ये जो देखे जाएं तो जीव जो होते हैं वो जैसे कि कोशिका दो प्रकार की होती है, इसमें एक यूरेटिक कोशिका होती है, एक
प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। तो उसमें जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, शायद हाँ एक बार देख लेना, तो इनका जो देखा जाए तो इनका पूरा एक केंद्रक नहीं होता है। तो जब केंद्रक नहीं होगा तो उसमें इनका कहाँ डीएनए आरएनए कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ना इनका पाचन होता है, तो इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी जो होती है कि बिल्कुल है, तो उन पे इनकी बॉडी जो होती है जीवाणु की, प्रोटोजोआ की, इस पर सीधा सीधा एक प्रभाव देखने को मिलता है, वो मिलता है अम्ल वर्षा का, और इनका जो विकास होता है वो रुक जाता है, ठीक। और जैसे ही इनका विकास रुकेगा तो जो जड़ होती हैं, ठीक है, जो जड़ होती हैं जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो इस पे भी इसका एक साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो मिनरल्स इन्हें पहुंचाए जाते हैं वो इनको पर्याप्त नहीं मिल पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं कि पेड़ पौधों पे इसका क्या कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पोषक तत्वों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब बात यहाँ आती है कि क्योंकि जो जीवाणु जो होते हैं वो अपघटन करने के लिए मुख्य जिम्मेदार होते हैं, ठीक। अपघटन करने के लिए, अपघटन कैसे करते हैं, जैसे कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अवसाद हैं, ठीक, अवसाद हैं, जीवाश्म हैं, ठीक, जीवाश्म अवसाद हैं, उसको अपघटन करते हैं, और अपघटन करके क्या मिला देते हैं वो वायुमंडल में मिला देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो समुद्र में जो अवसाद होते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं उसी में, और उसको जो जीव होते हैं खा खा कर उसे उसी में घोल देते हैं। तो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे वो, जब जीवाश्म में प्रभाव मतलब जीवाणु में प्रभाव पड़ेगा तो अपघटन नहीं कर पाएंगे, तो इसका एक सीधा पारितंत्र में प्रभाव पड़ेगा, उसमें ज़्यादा अवसाद हो जाएंगे। अवसाद होने पर सीधा इसका एक प्रभाव देखा जाए तो बहुत सारा देखा जाए तो शैवाल का विस्फोटन हो जाएगा, ठीक। शैवाल का विस्फोटन होते ही क्या है, नीचे के जो जीव होते हैं, ठीक है, जीव होते हैं, उनको पर्याप्त धूप नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो भी प्रभावित होंगे। तो ये एक दूसरे से इनका रेलिवेंट संबंध होता है। तो यही जो जीवाणु होते हैं ये प्रभावित होते हैं, तो ये पर्याप्त मात्रा में ना अपघटन कर पाते हैं, और ना ही पेड़ पौधों को मिनरल्स दे पाते हैं, जल प्रदान कर पाते हैं। तो इसका एक साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं ये उदासीन होते हैं ना, क्योंकि ये ना क्षारीय होते हैं और ना ही ये अम्लीय होते हैं, ये उदासीन प्रकृति के प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। तो इनको अम्लीय प्रभाव हमें स्पष्ट देखने को मिल जाता है, क्यों, ठीक है। लेकिन जीवाणु में अगर देखा जाए तो उदासीन प्रकृति के तो होते हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं जो गुणधर्म है वो क्षारीय को देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर बात ये आती है कि ये जो होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें देखा जाए तो उदासीन ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ गुणधर्म, कुछ जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं। लेकिन जो कवक होते हैं, ठीक, जो कवक होते हैं, कवक की अगर बात की जाए, कवक की बात की जाए तो ये कवक जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और ये कवक तो आपको पढ़ा ही होगा, सजीवता दर्शाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ भोजन शैवाल को पहुँचान करने में इनकी सहायता होती है, और ये भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है। ये तो भोजन खुद बना लेते हैं कवक, जबकि जीवाणु खुद भोजन नहीं बना पाते हैं, कवक तो भोजन खुद बना लेते हैं, और इस जो शैवाल होती है उसको प्रदान करते हैं। अब समझ में आया स्पष्ट रूप से कि इनका प्रभाव कैसे कैसे हमें देखने को मिलता है, जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव कैसे मिलता है, जो जीवाणु हैं उन पर प्रभाव देखने को मिलता है, वनस्पतियों पर कैसे प्रभाव उनका देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जो महासागरीय पारितंत्र है, महासागर। तो समुद्र में जैसे कि महासागर होते हैं, तो महासागर जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है महासागर ही क्या करते हैं, इसको अब्जॉर्ब करते हैं। जो महासागर में जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति कौन सी होती है, फाइटोप्लैंक्टन जो शैवाल होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पति होती है, यही वनस्पति है अपना भोजन जब निर्माण करती है तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करती है, और जल तो होता ही है, ठीक है। तो ये भोजन का निर्माण कर लेती है, और यही भोजन जो होते हैं, जो जूथैम्प्लन जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर डिपेंड होते हैं और भोज्य पदार्थ के रूप में खाना खाते हैं।
तो ये जो फाइटोप्लैंटन जो वनस्पति होती है, जब फाइटोप्लैंटन की जो वनस्पति होती है, इस पर इसका एक प्रभाव जब पड़ेगा, ठीक, अम्ल वर्षा का जब प्रभाव पड़ेगा, तो ये निश्चित तौर पर CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक, अवशोषित नहीं कर पाएगी। और जब ये अवशोषित नहीं कर पाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो जितनी बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि वहाँ के जो जीव जंतु हैं, ठीक, वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनमें घुटन होने लगेगी, ठीक, घुटन होने लगेगी और वो पर्याप्त मात्रा में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और निश्चित तौर पर एक समय में उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अम्ल वर्षा है उसका एक प्रभाव महासागरों के जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फाइटोप्लैंटन है उस पर देखने को मिलता है, क्योंकि फाइटोप्लैंटन